हेलो दोस्तों, मैं धनंजय गुप्ता आपका स्वागत करता हूं आज एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में चैप्टर ठोस अवस्था से हम एक नई टॉपिक पढ़ेंगे। आज के इस वीडियो की हमारी टॉपिक है ठोसों के प्रकार, टाइप्स ऑफ सॉलिड्स। तो चलिए अब बिना समय गंवाए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। आज के इस टॉपिक को मैं बहुत ही अच्छे ढंग से आपको पॉइंट वाइज पढ़ाऊंगा और प्रत्येक पॉइंट को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके समझाऊंगा। यदि वीडियो को आप लास्ट तक देखते हैं तो मेरी गारंटी है कि आपको इस टॉपिक में दोबारा कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं अब अवयवी कणों। देखिए, अवयवी कणों का अर्थ होता है वे कण जिनसे मिलकर ठोस का निर्माण होता है। ये अणु भी हो सकते हैं, परमाणु भी हो सकते हैं या आयन भी हो सकते हैं। तो देखिए, अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर ठोसों को दो वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। नंबर 1 होता है क्रिस्टलीय ठोस, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड, और नंबर 2 होता है अक्रिस्टलीय ठोस, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं एमार्फस सॉलिड। तो चलिए अब हम इन दोनों प्रकार के ठोसों को अच्छे से समझते हैं। इन दोनों को हम एक साथ पढ़ेंगे, दोनों की तुलना करते हुए हम पढ़ेंगे, ताकि दोनों अलग अलग हमको अच्छे से क्लियर रहे, एक दूसरे को लेकर कंफ्यूजन ना हो। तो देखिए, हम इस पेज को सबसे पहले दो पार्ट में डिवाइड कर दे रहे हैं। एक तरफ हम पढ़ेंगे क्रिस्टलीय ठोस और दूसरी तरफ देखिए हम लिख रहे हैं अक्रिस्टलीय ठोस। अब पॉइंट वाइज हम दोनों की तुलना करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट हम देखते हैं क्रिस्टलीय ठोस के लिए। क्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कण निश्चित क्रम में तथा विशेष ज्यामितीय आकार में व्यवस्थित होते हैं। इस व्यवस्था की पुनरावृत्ति संपूर्ण ठोस में होती है, अर्थात क्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कणों की व्यवस्था दीर्घपरासी होती है। यहाँ पे देखिए, व्यवस्था दीर्घपरासी होने का अर्थ है कि यदि हम छोटे से भाग की ज्यामिति को समझ लेते हैं तो वही ज्यामिति बार बार पुनरावृत्ति होगी पूरे क्रिस्टल में। चाहे क्रिस्टल कितना भी बड़ा हो, एक छोटी सी ज्यामिति हम समझ लेते हैं तो वही छोटी सी ज्यामिति पूरे क्रिस्टल में बार बार पुनरावृत्ति होती है, जिसको हम कहते हैं कि दीर्घपरासी व्यवस्था है। अभी और अच्छे से मैं आपको इमेज के माध्यम से समझाऊंगा, लेकिन उसके पहले हम पॉइंट देखते हैं अक्रिस्टलीय ठोस के लिए। अक्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कणों की व्यवस्था लघुपरासी होती है। मतलब कि अक्रिस्टलीय ठोस होंगे तो इसमें ऐसा नहीं है कि एक छोटी सी ज्यामिति आप लेते हैं या छोटी सी व्यवस्था देखते हैं और उसी को बार बार देखेंगे। आप देखेंगे कि बीच बीच में व्यवस्थाएं बदल भी जाएंगी, या आप इसको कह सकते हैं कि कोई निश्चित व्यवस्था नहीं होती है, अर्थात अवयवी कणों की निश्चित व्यवस्था नहीं होती है अक्रिस्टलीय ठोस में, और विशेष ज्यामिति भी नहीं होती है। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम समझते हैं इमेज के माध्यम से। तो देखिए, क्रिस्टलीय ठोस का एक उदाहरण होता है सोडियम क्लोराइड। तो हम यहाँ पर ले रहे हैं। उसके पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि देखिए, अक्रिस्टलीय ठोस को इंग्लिश में आप कहते हैं एमार्फस सॉलिड। जो ये एमार्फस शब्द है, ये एक ग्रीक शब्द है और जिसका अर्थ होता है आकृति नहीं होना। यहाँ से भी आप समझ सकते हैं कि अक्रिस्टलीय ठोस इसका नाम ही इसलिए रखा गया है, या एमार्फस सॉलिड इसका नाम ही इसलिए रखा गया है क्योंकि इसमें कोई विशेष आकार या विशेष ज्यामिति नहीं होती है। तो चलिए अब इन दोनों पॉइंट्स को हम समझते हैं इमेज के माध्यम से। मैंने अभी आपको बताया कि क्रिस्टलीय ठोस का एक अच्छा उदाहरण होता है सोडियम क्लोराइड। तो इस बात को हम समझते हैं सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल से। देखिए, ये सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल की संरचना आपको दिखाई गई है। इसमें देखिए ब्लू कलर के और रेड कलर के डॉट दिखाई दे रहे हैं। जो ब्लू कलर का डॉट है वो Cl- को रिप्रेजेंट करता है और रेड कलर का डॉट Na+ को रिप्रेजेंट करता है। आप जानते हैं कि सोडियम क्लोराइड आयनिक यौगिक है, तो इसमें आयंस पाए जाते हैं। आप देखिए, यहाँ पर आपको एक निश्चित व्यवस्था मिलेगी। जैसे ये हो गया सोडियम आयन, ये फिर क्लोराइड आयन, फिर सोडियम आयन। यहाँ देखिए क्लोराइड आयन, सोडियम आयन, या आप ऐसे भी देख सकते हैं। इसमें एक निश्चित व्यवस्था है।
आप किसी को चेंज नहीं कर सकते। यानी कि यहाँ पे व्यवस्था कुछ ऐसी है कि जो Cl- आयन है, क्लोराइड आयन है, वो हमेशा दो सोडियम के बीच में आपको दिखेगा, ठीक है। या फिर आप सोडियम आयन को देखेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे सोडियम आयन है तो ये दो क्लोराइड आयनों के बीच में दिखेगा। ये व्यवस्था आप देखेंगे तो किधर भी डायरेक्शन से देखेंगे तो एक Na प्लस एक Cl- एक Na प्लस एक Cl- ऐसा होगा। ये त्रिविमीय संरचना है। अब देखिए इन सभी की यदि हम केंद्र बिंदुओं को मिला दें, वैसे तो ये केंद्र को ही प्रदर्शित करते हैं, तो सभी इन केंद्र बिंदुओं को यदि हम मिलाएं तो एक घन बनता है। एक छोटा सा घन यदि हम मिला के इसको बना सकते हैं। आप देख रहे हैं इस पूरे क्रिस्टल में इसी घन की पुनरावृत्ति हुई है, मतलब बार बार यही घन हर जगह पे बना है। इसी बात को हम कहते हैं कि जो व्यवस्था होती है अवयवी कणों की वो रेगुलर होती है, यानी कि एक निश्चित व्यवस्था होती है। और साथ में जो एक ज्यामिति बनती है, इसी ज्यामिति की पुनरावृत्ति पूरे क्रिस्टल में होती है, यानी कि दीर्घ परास तक, यानी कि बहुत बड़े क्रिस्टल में भी बार बार इसी ज्यामिति की पुनरावृत्ति होगी। इसलिए हम कहते हैं कि क्रिस्टलीय ठोस में दीर्घ परासीय व्यवस्था होती है। अब बात करते हैं अक्रिस्टलीय ठोस की। तो देखिए अक्रिस्टलीय ठोस के लिए हम लेते हैं SiO2 का उदाहरण, जिसको आप क्वार्ट्ज भी कहते हैं। यहाँ पर आप देखिए कि जो व्यवस्था है, आप यहाँ पे परमाणुओं की या अणुओं की आप व्यवस्था देखिए SiO2 की, तो आप देखेंगे कि कहीं पे इसका घनत्व कम है, कहीं पे इसका घनत्व अधिक है। और साथ साथ आप ऐसा नहीं बना सकते हैं कि यहाँ से एक विशेष ज्यामिति मान लीजिए आप यहाँ से निकालते हैं तो देखिए यहाँ पे दूसरे हिस्से में आप देख रहे हैं ये ज्यामिति बदल गई है। इसीलिए मैंने आपको कहा कि अक्रिस्टलीय ठोस में कोई विशेष ज्यामिति नहीं होती है और न ही कोई विशेष व्यवस्था होती है। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि इसके बाद इतनी दूरी पे ये दूसरा अणु रहेगा, जबकि इसमें देखिए आप सब हर बार आप देखिए दूरियां लगभग बराबर होती हैं और एक बराबर अरेंजमेंट होता है, एक निश्चित व्यवस्था होती है। यहाँ पे देखिए आप कोई रेगुलर पैटर्न आपको नहीं दिखेगा। तो उम्मीद है ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। तो देखिए क्रिस्टलीय ठोस के लिए हम पढ़ेंगे क्रिस्टलीय ठोस का गलनांक निश्चित होता है और अक्रिस्टलीय ठोस ताप की एक निश्चित परास में नरम होकर पिघलते हैं। अब इस बात को हम पहले समझते हैं, फिर अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो देखिए अभी मैंने बताया कि NaCl एक अच्छा उदाहरण है क्रिस्टलीय ठोस का। तो देखिए यहाँ पर NaCl के क्रिस्टल को हमने लिया है। यहाँ पे त्रिविमीय संरचना हमने नहीं लिया है, आसान करने के लिए हमने बस एक सतह को ही लिया है। आप देखिए यहाँ पर देखेंगे आप तो Na प्लस और Cl- के बीच की जो दूरियां हैं वो हर स्थान पे बराबर है। अर्थात यदि इस क्रिस्टल को, इस ठोस को हम गर्म करके पिघलाना चाहें तो क्या करना होगा, इन आयनों को एक दूसरे से दूर करना होगा। और जब इनके बीच की दूरी द्रव अवस्था के बराबर हो जाएगी तो ये क्रिस्टल द्रव में परिवर्तित हो जाएगा। अब देखिए हर स्थान पे आप देख रहे हैं बीच की दूरियां बराबर है, यानी कि इनके बीच कार्य करने वाला बल भी, यानी आकर्षण बल भी बराबर होगा। तो एक निश्चित ताप होगा ऐसा कि जिस पर इनके बीच का आकर्षण टूटने लगेगा, क्योंकि इसकी गतिज ऊर्जा बढ़ेगी जिससे ये दूर दूर जाने लगेंगे। और एक निश्चित ताप पे आप देखेंगे सभी एक दूसरे से दूर चले जाएंगे और जो ठोस होगा वो द्रव में परिवर्तित हो जाएगा। यानी कि क्रिस्टलीय ठोस जो होता है वो एक निश्चित ताप पर ही पिघलता है। जैसे मान लीजिए इसका ताप यदि है 800 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 800 डिग्री सेंटीग्रेड से कम पर भी नहीं पिघलेगा और उससे अधिक ताप भी नहीं जाने देगा, 800 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही पिघलता है। लेकिन हम बात करते हैं अक्रिस्टलीय ठोस की। तो देखिए यहाँ पर देखिए ज्यामिति दिखाई गई है आपको। आप देखिए यहाँ पर कहीं घनत्व कम आपको दिखाई देगा, कहीं घनत्व ज़्यादा दिखाई देगा, कहीं उससे थोड़ा कम दिखाई देगा। अलग अलग प्रकार के घनत्व दिखाई दे रहे हैं। आप जानते हैं कि जब घनत्व कम होगा, यानी कि जो अणु हैं वो पास पास होंगे, तो इनमें इनके बीच कार्य करने वाला आकर्षण कुछ अधिक होगा। और यहाँ पे जहाँ की अणु काफ़ी दूर दूर है, यहाँ पे कार्य करने वाला आकर्षण कुछ कम होगा। यानी कि जब इसको हम गर्म करेंगे तो कुछ स्थान ऐसे मिलेंगे जिसको हम आसानी से पिघला सकते हैं, क्योंकि वहाँ अणुओं के मध्य आकर्षण कम है, तो थोड़ी सी ऊर्जा देंगे और अणु एक दूसरे से दूर दूर हो जाएंगे। और कहीं कहीं घनत्व अधिक है, इसलिए हमको थोड़ी ज़्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी जिससे अणु एक दूसरे से दूर होंगे।
यानी कि हम ऐसा नहीं कह सकते कि हर स्थान पर बराबर ताप की आवश्यकता है। इसलिए हमने यहाँ पे लिखा कि अक्रिस्टलीय ठोस ताप की एक निश्चित परास में पिघलते हैं। निश्चित परास का अर्थ क्या है कि मान लीजिए 80 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये एक रेंज हो गया, इस बीच में वो पिघलेंगे। कुछ हिस्सा इसका 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे पिघल जाएगा और कुछ हिस्सा इसका 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पिघलेगा, कुछ 90 डिग्री सेंटीग्रेड पे पिघलेगा। तो इसको हम कहते हैं परास में पिघलते हैं। और साथ में ये पहले नरम पड़ते हैं उसके बाद पिघलते हैं। जैसे आप प्लास्टिक को गर्म करके देखिए, पहले प्लास्टिक नरम पड़ता है उसके बाद वो पिघलना शुरू होता है। तो प्लास्टिक भी अक्रिस्टलीय ठोस का एक उदाहरण है। तो उम्मीद है ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं है, आप उसको फील कर सकते हैं, हर्टली फील कर सकते हैं। अब चलिए अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो हम क्रिस्टलीय ठोस के लिए देख रहे हैं अगला पॉइंट। क्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कण अपने स्थान पर रहकर कंपन करते हैं, इनका प्रवाह नहीं होता, अतः इन्हें वास्तविक ठोस कहते हैं। जबकि अक्रिस्टलीय ठोस में क्या होता है? अक्रिस्टलीय ठोस में प्रवाह का गुण होता है, अतः इन्हें अत्यधिक श्यानता वाला द्रव, अतिशीतित द्रव या अवास्तविक ठोस या आभासी ठोस कहते हैं। इसका प्रवाह अत्यंत मंद होता है। इस पॉइंट को अब समझते हैं। देखिए, अभी मैंने बताया कि क्रिस्टलीय ठोस जो होता है, इनके मध्य का जो आकर्षण होता है वो हर जगह पे समान होता है और साथ साथ इनके मध्य का आकर्षण बहुत ही स्ट्रांग भी होता है। और स्ट्रांग होने की वजह से, मजबूत आकर्षण होने की वजह से अवयवी कण इधर उधर जाएंगे नहीं, वे अपने स्थान पर रहकर ही कंपन करते हैं। और ये वास्तविक गुण होता है ठोस का, इसलिए इसको हम वास्तविक ठोस कहते हैं। जो कि पिछली वीडियो में मैंने आपको समझाया कि था कि ठोस अवस्था ऐसी अवस्था होती है जिसमें अवयवी कण प्रबल आकर्षण के कारण अपने स्थान पर निश्चित रहते हुए ही कंपन करते हैं। और यह व्यवस्था देखने को मिलती है क्रिस्टलीय ठोस में, इसलिए क्रिस्टलीय ठोस को हम कहते हैं वास्तविक ठोस। जबकि जब अक्रिस्टलीय ठोस का हम एनालिसिस करते हैं तो हम ये देखते हैं कि इसमें बहने का गुण होता है। और मैंने आपको बताया था कि बहने का गुण द्रव का है। तो यहाँ पे बहने का गुण है, भले ही इनका जो प्रवाह, यहाँ पे बहने के लिए हमने शब्द यूज किया है प्रवाह, इनका प्रवाह अत्यंत मंद होता है, इसलिए हमको वो सही से दिखाई नहीं देता है। एक लंबा समय लगेगा उसको महसूस करने के लिए। जैसे हम उदाहरण की बात करें तो जब बहुत पुरानी खिड़की होती है तो उसके कांच को आप देखेंगे तो ऊपर से पतले हो जाते हैं और नीचे मोटे हो जाते हैं। इसका कारण क्या है कि ऊपर का कांच जो है धीरे धीरे बहते हुए नीचे आ गया। लेकिन ऐसा एक दो दिन में नहीं हो सकता है, ऐसा 10 साल लग जाएगा ऐसा होने में, क्योंकि इनका प्रवाह बहुत ही मंद होता है। और आप जानते हैं प्रवाह करना ठोस का गुण नहीं है, यानी कि अक्रिस्टलीय ठोस को हम वास्तविक ठोस नहीं कहेंगे, इसलिए इसको हम कहेंगे अवास्तविक ठोस या आभासी ठोस। या फिर इसको हम कहेंगे अत्यधिक श्यानता वाला द्रव, क्योंकि द्रव का गुण इसमें है, जो प्रवाह का गुण है। या फिर कहेंगे अतिशीतित द्रव। आप जानते हैं कि जब किसी द्रव को हम बहुत अधिक ठंडा कर देते हैं तो उसकी श्यानता बहुत बढ़ जाती है, अणु पास पास आ जाते हैं और उसका प्रवाह का गुण यानी बहने का गुण जो होता है वो बहुत धीरे हो जाता है, यानी मंद हो जाता है। तो अक्रिस्टलीय ठोस में प्रवाह का गुण होता है, इसलिए उसको अतिशीतित द्रव भी कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या छोटे क्वेश्चन आते रहते हैं आपके एग्जाम में। मुझे उम्मीद है कि ये अब आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो क्रिस्टलीय ठोस के लिए हम पॉइंट देखते हैं। क्रिस्टलीय ठोस को तेज धार वाले औजार से काटने पर नई जनित सतहें सपाट और चिकनी होती हैं। अक्रिस्टलीय ठोस को तेज धार वाले औजार से काटने पर नई जनित सतहें अनियमित और खुरदरी होती हैं। अब इसका कारण क्या है? अभी मैंने आपको बताया कि जो क्रिस्टलीय ठोस होगा उसमें जो अवयवी कण हैं उनके बीच की जो दूरियां हैं वो हर स्थान पे बराबर होती हैं और इसलिए हर स्थान पे आकर्षण भी बराबर होता है। अभी मैं इसको इमेज से भी आपको बता दूंगा। तो आकर्षण भी बराबर होता है, इसलिए आप जब उसको काटना शुरू करेंगे तो उसकी मजबूती हर जगह पे समान होगी। प्रत्येक जगह पे उसके बीच का आकर्षण बराबर है, यानी कि उसका जो मजबूती है वो हर जगह पे समान है। जबकि अक्रिस्टलीय ठोस में मैंने आपको समझाया कहीं घनत्व ज़्यादा है कहीं घनत्व कम है,
तो जब आप किसी औजार से काटेंगे तो जहाँ घनत्व ज़्यादा है वहाँ आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ कठोर होगा, और जहाँ घनत्व कम है वहाँ बहुत ही आसानी से आपका औजार नीचे चला जाएगा। और इसलिए यहाँ पर जो सतहें होंगी वो पूरी तरह से चिकनी और सपाट नहीं बन पाएंगी। किसके केस में? अक्रिस्टलीय ठोस में। जबकि क्रिस्टलीय ठोस में हमेशा आपको बराबर बल लगाना है, तो वो सतहें सपाट बन सकती हैं। तो अगला पॉइंट देखते हैं। क्रिस्टलीय ठोस विषमदैशिक होते हैं या विषमदैशिक प्रकृति के होते हैं। अब इसका अर्थ क्या है? विषमदैशिक प्रकृति का अर्थ होता है कि अलग अलग दिशाओं में जो भौतिक गुण होंगे वो भिन्न भिन्न होंगे। तो देखिए मैंने आगे लिख भी दिया है, अर्थात इनके कुछ भौतिक गुण भिन्न भिन्न दिशाओं में मापने पर भिन्न भिन्न मान प्रदर्शित करते हैं। जबकि अक्रिस्टलीय ठोस की प्रकृति समदैशिक होती है। समदैशिक को इंग्लिश में कहते हैं आइसोट्रॉपिक, और विषमदैशिक को आप लिखेंगे इंग्लिश में एनआइसोट्रॉपिक। तो समदैशिक का अर्थ क्या होगा? यानी कि इसकी यांत्रिक शक्ति, जो कि एक भौतिक गुण है, अपवर्तनांक, विद्युत चालकता, ये जैसे गुण सभी दिशाओं में समान होते हैं। यानी कि समदैशिक में कि क्रिस्टल के आप किसी भी दिशा में गुणों का अध्ययन करेंगे, भौतिक गुणों का अध्ययन करेंगे, तो वो समान देखने को मिलेगा। और विषमदैशिक में अलग अलग दिशाओं में भौतिक गुणों के मान में भिन्नता देखने को मिलेगी। अब ये कैसे हो जाता है या क्यों होता है, इस बात को समझ लीजिए, ताकि आपको ये याद ना करना पड़े और कभी कंफ्यूजन ना हो कि किसको हम समदैशिक कहें, किसको विषमदैशिक कहें। तो इसको इमेज से समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर NaCl की क्रिस्टल को हमने बनाया है। तो पहले पॉइंट को मैंने बताया कि देखिए हर जगह पे आपको दूरियां यहाँ पर बराबर हैं, तो बल बराबर लगाना पड़ेगा, यानी कि आप सपाट सतह बना सकते हैं। अब दिशा वाली बात करते हैं। तो देखिए हम यहाँ पर पहले NaCl में दिशा की बात करते हैं। तो देखिए NaCl में हम इस दिशा में जा रहे हैं, तो आप देखिए इस दिशा में आपको एक ही Na फिर Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस, ये एक अवयवी कणों का क्रम देखने को मिलेगा। लेकिन यदि आप दिशा परिवर्तित कर दें और ऐसे जाएं आप, तो देखिए यहाँ पे Na प्लस फिर Na प्लस फिर Na प्लस मिल रहा है, यानी कि इस दिशा में अवयवी कण अलग हो जा रहे हैं और इस दिशा में अवयवी कण अलग हो रहे हैं। इसलिए जब इस दिशा में हम भौतिक गुणों का अध्ययन करेंगे तो वो अलग मान प्रदर्शित करेंगे, और इस दिशा में अध्ययन करने पर मान अलग आएंगे, क्योंकि अवयवी कण ही बदल जा रहे हैं। तो आप एक तरह से देखिए पदार्थ ही बदल गया, दिशा बदलने के साथ अवयवी कण ही बदल गए, तो इसलिए भौतिक गुणों के मान भी परिवर्तित हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर मैंने अक्रिस्टलीय ठोस दिखाया है। अभी मैंने आपको बताया कि घनत्व इसका हर जगह पे समान नहीं है, इसलिए आप इसको काट कर सपाट सतह नहीं बना पाएंगे, क्योंकि कहीं पे बहुत ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए यहाँ घनत्व कम है, औजार बहुत तेज़ी से नीचे आएगा, इसलिए इसकी जो सतहें होती हैं, नई जनित सतहें, वो सपाट नहीं हो पाती, यानी चिकनी नहीं हो पाती। अब बात करते हैं इसके समदैशिक प्रकृति की। तो देखिए इसमें हम दो दिशाओं पर अध्ययन करते हैं। इस दिशा में आप देखिए ये अवयवी कण है, SI है, O है, ठीक है। कोई दूसरी दिशा आप ले लीजिए, कोई भी दिशा आप ले लीजिए, तो देखिए इसमें अवयवी कण लगभग वैसे ही दिखाई देंगे कि देखिए ऑक्सीजन ऑक्सीजन फिर SI फिर SI, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि भिन्न भिन्न दिशाओं में अवयवी कण जो हैं वो समान, लगभग समान है। इसलिए जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं, चाहे इनके भौतिक गुणों का अध्ययन हम इस दिशा से करें या फिर इस दिशा में करें, दोनों ही परिस्थिति में भौतिक गुणों के मान समान मिलेंगे। और जब भिन्न भिन्न दिशाओं में किसी क्रिस्टल से के भिन्न भिन्न दिशाओं में भौतिक गुणों के मान समान हो तो उसको हम कहते हैं समदैशिक। और यदि किसी क्रिस्टल के भिन्न भिन्न दिशाओं में जो भौतिक गुण हैं उनके मान भिन्न भिन्न मिले तो उसको हम कहते हैं विषमदैशिक। यहाँ पर आपको फिगर से क्लियर हो जा रहा है कि क्रिस्टलीय ठोस विषमदैशिक है और क्यों है, और साथ साथ अक्रिस्टलीय ठोस समदैशिक है और ये क्यों है। तो उम्मीद है आपको ये पॉइंट भी समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो के किसी भी पॉइंट में कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे बेझिझक कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पॉइंट को आपको अलग से समझा दूंगा। वीडियो यदि आपको पसंद आती है, वीडियो से आपके कॉन्सेप्ट आसान बनते हैं, आपको पढ़ाई में सहायता मिलती है, तो लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आप मेरे चैनल पे जुड़ सकें, हमसे जुड़ सकें, और साथ साथ मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे।
वीडियो से संबंधित अपने विचार को, कोई कमी हो या फिर कुछ अच्छा पॉइंट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आज की वीडियो देखने के लिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं आपसे इस चैप्टर की अगली वीडियो में।